1, 2 and 3. The objective of 1, 2 and 3 was that as a supplier, I will report something in my R1 and customer will be able to take action on each of the document. And basis that document taking action taken by customer, liability or credit will flow to the GSTR3 of the customer. So first change what government is doing, I'll take this box number 2, reversal of input tax credit on credit note. अभी जो है यहाँ पे इन्होंने फाइनेंस बिल में सेक्शन 34 में जो है वो अमेंड करके अब स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके रिसिपिएंट कस्टमर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया हो, विच इज डिस्क्लोज्ड इन द मंथली रिटर्न if it is a B2B transaction. For parallelly there is section in the amendment in the section 38. So एज ऑफ टुडे क्या है, टू बी आपका ऑटो जनरेटेड स्टेट, तो वहां पे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट लिखा आता है. बट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर IMS regime it will not be auto generated, you need to generate it. So वहां पे ऑटो जनरेशन का जो है वो कंप्लीट रेफरेंसेस हटा रहे हैं. A vendor has reported invoices and debit notes. There are 3 possible actions that you can take. One is accept, one is reject, and the other one is pending. If you don't take any action, it is a deemed acceptance. Once we have accepted it, वो मेरे GSTR 2B में flow कर जाएगा. Similarly, वो GSTR 3B के भी all other ITC में आपको visible है. Now, if it is eligible, आपको सिर्फ उसको टेबल 4A5 में रखना है. अगर वो ineligible है, तो आप उसको 4B1 या उसके हिसाब से आप उसको रिवर्स कर दीजिए. बेटर कि आप उसको पेंडिंग मार्क करिए. पेंडिंग मार्क करके वो उस मंथ आपके IMS में ही रहेगा, वो GSTR 2B में नहीं जाएगा. जब वो GSTR 2B में नहीं गया तो वो 3B में नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा. So there is no change. जब हम RCM इनवर्ड RCM की बात करते हैं, IMS आने से कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा. Thereafter your rule 42, 43 के रिवर्सल्स हो गए या 180 डेज के रिवर्सल्स हो गए या सप्लायर का सुमो मोटो प्रायर डेट पे जाके कैंसिलेशन हो गया जिस रिकॉर्ड को आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा था. ऑल दोस थिंग्स अगेन IMS के थ्रू नहीं फ्लो होगी. वो जैसे आज रूटीन में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. जो एक अपना आइस गेट के डॉक्यूमेंट्स आ गए, रूल 37A आ गया है, एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और SEZ सप्लाईज टू DTA. ये सब इट इज एक्सपेक्टेड कि सूनर और लेटर ये भी आपके IMS से फ्लो होना शुरू होंगे. अवॉइड करिएगा रिजेक्शंस को. आपका अकाउंटिंग मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू IMS, वो एक बार आपको अपनी AP AR टीम के साथ में, स्टॉक के साथ में, सबके साथ में डिस्कशन करना रहेगा. मंथ एंड पे कभी कभी इनवॉइसेस इशू कर देते हैं अपन. Just review that whether it is cancelling through a credit note and don't disclose those 2 documents. कोई भी मंथ एंड के सेल्स अगर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं टारगेट अचीवमेंट के लिए एंड विच आर सब्सिक्वेंटली नॉक्ड ऑफ बाय द क्रेडिट नोट, इस प्रैक्टिस को भी आपको एक बार रिव्यू करना रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए एक रिजेक्शन के केसेस बढ़ा सकती है. अवॉइड अभी अगर आप नई डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे, नई डेफिनेशन के अंदर उन्होंने लिखा है ISD मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज लायबल टू 9394 फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द ITC. सो पहले जो उन्होंने ISD की डेफिनेशन में बताया था कि एक ऑफिस है जो इनपुट सर्विस रिसीव करता है, इनवॉइस लेता है और आगे देता है. अभी उन्होंने यहाँ पे आप लास्ट लाइन यहाँ पे देखेंगे लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो गोइंग फॉरवर्ड 1/4/25 से जब से प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, ISD को मैंडेटरली यहाँ पे अपना ITC डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा. दूसरी चीज, पहले जो प्रोविजंस थे ISD के, उन प्रोविजंस के अंदर RCM के लिए स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं था. इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सपेंसेस wherein your third party vendor has provided the services and the expenses pertain to multi GSTN. उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो कंपनी लेवल का ट्रायल बैलेंस है वो एक बार आपको निकालना रहेगा. ट्रायल बैलेंस में आपको गो थ्रू करना रहेगा कि आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से टाइप के हैं, वेदर वो एक्सपेंसेस आपके किसी स्पेसिफिक
लोकेशन से पर्टेन करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके मल्टीपल लोकेशन से पर्टेन करते हैं, सारी लोकेशन से पर्टेन करते हैं। इन दी केसेस जहाँ पे वो आपका इनवॉइस किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से पर्टेन करता है, तो उस वाले केस में आपको वेंडर को कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली आपके इनवॉइसेज जो है डायरेक्टली उस लोकेशन पे आ रहे होंगे। इन केस वहाँ पे नहीं आ रहे हैं या हेड ऑफिस पे आ रहे हैं, तो आपको वेंडर को कम्युनिकेशन देनी है कि वो इनवॉइस उस रेस्पेक्टिव लोकेशन पे ही है जिस लोकेशन से वो पर्टेन करते हैं। जो मैकेनिज्म उन्होंने यहाँ पे अपने को सजेस्ट किया है, उसमें वो बोलते हैं कि आपको जो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, फ्रॉम डेट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डिस्चार्ज आरसीएम लाइबिलिटी, जहाँ पे आपके पास में एक्चुअल में वो इनवॉइस वेंडर की साइड से आया हुआ रहेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप आरसीएम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। फुल आईटीसी आप वहाँ पे अवेल करेंगे। पूरा आईटीसी उस लोकेशन पे अवेल करने के बाद में ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट को एक बार टैक्स का पेमेंट वहाँ पे चला गया। जब आपने पूरा टैक्स पे कर दिया, पूरा आईटीसी वहाँ पे क्लेम कर लिया, इसके बाद में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपके आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे इनवॉइस रेज करेगा और वो जो आईटीसी था उसको आईएसडी के पास में ट्रांसफर करेगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ने एक बार इनवॉइस रेज करके वो आरसीएम का आईटीसी आईएसडी के पास में भेज दिया, उसके बाद आईएसडी वुड बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस आईटीसी टू द रेस्पेक्टिव लोकेशन। जो मैकेनिज्म उन्होंने यहाँ पे अपने को सजेस्ट किया है, उसमें वो बोलते हैं कि आपको जो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, फ्रॉम डेट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डिस्चार्ज आरसीएम लाइबिलिटी, जहाँ पे आपके पास में एक्चुअल में वो इनवॉइस वेंडर की साइड से आया हुआ रहेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप आरसीएम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। फुल आईटीसी आप वहाँ पे अवेल करेंगे। पूरा आईटीसी उस लोकेशन पे अवेल करने के बाद में ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट को एक बार टैक्स का पेमेंट वहाँ पे चला गया। जब आपने पूरा टैक्स पे कर दिया, पूरा आईटीसी वहाँ पे क्लेम कर लिया, इसके बाद में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपके आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे इनवॉइस रेज करेगा और वो जो आईटीसी था उसको आईएसडी के पास में ट्रांसफर करेगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ने एक बार इनवॉइस रेज करके वो आरसीएम का आईटीसी आईएसडी के पास में भेज दिया, उसके बाद आईएसडी वुड बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस आईटीसी टू द रेस्पेक्टिव लोकेशन